हाय एवरीवन। सो आज हम शुरू करने वाले हैं नेशनल पेस्ट सर्विलेंस स्कीम। देखिए, चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं हम। यूनियन मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर की, उसने एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, जो क्या करेगा, फार्मर को कनेक्ट करेगा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ, एन एक्सपर्ट के साथ, कि भाई पेस्ट को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, हम सभी जानते हैं पेस्ट क्या होते हैं। जो अनवांटेड, जो आपने देखा होगा, प्लांट होते हैं जिसको घास भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, राइट। सॉरी अनवांटेड प्लांट नहीं, जो अनवांटेड जो प्लांट जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि उसको हार्म पहुंचाते हैं, किसको, प्लांट को या फिर क्रॉप को, उसको हम पेस्ट बोलते हैं, राइट। सो नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम कैसे काम करेगा देख लीजिए। इसका एम क्या रहेगा, एम रहेगा कि जो फार्मर्स का जो डिपेंडेंस है पेस्टिसाइड रिटेलर्स पे, उसको कम करना एंड कुछ साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करना, ताकि जो पेस्ट मैनेजमेंट जो है फार्मर खुद से कर सके। एजेंसी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, एजेंसी जो इन्वॉल्व है जैसे कि नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम, इसने कोलैबोरेट किया है डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शंस, क्वारंटीन एंड स्टोरेज एंड ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये सब लोग यहाँ पे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। यूटिलाइज करेंगे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ही यूज़ है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाएगा, मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाएगा, ताकि टाइमली एंड प्रिसाइज पेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरीज जो है वो अप्लाई हो सके। मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल, फार्मर क्या कर सकते हैं, जो इन्फेस्टेड क्रॉप्स है उसके फोटोज लेके या फिर इंसेक्ट के, उसको प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर जैसे एक फार्मर है अपनी फील्ड में काम कर रहा है, उसने एकदम देखा कि भाई उसकी जो क्रॉप है वहाँ पे पेस्ट ने अटैक कर दिया है, उसकी पिक्चर ले सकता है, इंसेक्ट की पिक्चर लेके प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेगा। एक्सपर्ट की एडवाइस मिलेगी, साइंटिस्ट एक्सपर्ट फार्मर को एक्यूरेट एडवाइस देंगे, सजेस्ट करेंगे पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल द मेनेस। टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस जैसे कि नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम एनकरेज करेगा जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड प्रमोट करेगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। अब अगर हम देखें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो क्या होता है, इको फ्रेंडली अप्रोच है, जो जिसका एम है कि जो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको किस में करना है, यहाँ पे कंट्रोल में करना है। एंड बाय एम्प्लॉइंग ऑल्टरनेट पेस्ट कंट्रोल मेथड्स एंड टेक्निक्स, एम्फेसिस किस पे है कि बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है, एंड पेस्टिसाइड जो कि प्लांट ओरिजिन के हैं, मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड्स है वहाँ उनको यहाँ पे यूज़ करना है। कंपोनेंट्स या फिर मेथड्स क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के, देखिए पहला है कल्चरल पेस्ट कंट्रोल मेथड, जैसे कि क्रॉप रोटेशंस, फॉलोइंग मैनिपुलेशन ऑफ प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग डेट्स, मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट एंड रो स्पेसिंग एटसेट्रा। फिजिकल मैकेनिकल कंट्रोल भी है, फिजिकल रिमूवल जैसे कि हैंड पिकिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट मैकेनिकल मेथड्स में आ जाता है, जो कि पेस्ट के बिहेवियर पे बेस्ड होता है। फिर कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी है, ऑगमेंटेशन, कंजर्वेशन, किसका, नेचुरल एनिमीज, जो पेस्ट का, जैसे पेस्ट कंट्रोल कर रहा है उसका एनिमी कौन है, उसको आप वो कर लो, मतलब कंजर्व कर लो, जैसे कि इंसेक्ट प्रीडेटर्स, पैरासिटोइड्स, पैरासिटिक निमेटोड्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। केमिकल कंट्रोल, इसमें केमिकल का यूज़ होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स लास्ट रिजोर्ट ये होना चाहिए जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं। तो क्योंकि इकोनॉमिकली जो डैमेजिंग लेवल है उससे कम लेवल पे हमें पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना चाहिए। ऑलराइट, सिग्निफिकेंस क्या है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का, देखिए क्रॉप ईल्ड के जो लॉसेस हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं, इंसेक्ट्स की वजह से हो, डिजीज़ की वजह से हो, चाहे निमेटोड्स की वजह से हो, चाहे वीड्स की वजह से हो, रोडेंट्स की वजह से हो, तो ये हमारे कम से कम 15 से 25% होते हैं इंडिया में।
इससे हमारा जो नुकसान होता है वो 0.9 to 1 लाख करोड़ रुपीस जो है होता है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर इंक्रीजेज इनकम लेवल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देगा। तो कैसे, जो पेस्टिसाइड्स का जो लेवल है उसको कम करके, एंड प्रोडक्शन इस तरह से हमारा बढ़ जाएगा। ऑल्सो हायर क्वालिटी क्रॉप्स हमारे पास होंगी, रेसिड्यूज उसमें कम होंगे, तो उससे क्या होगा, मार्केट में बेटर प्राइसेस वहाँ पे अवेलेबल होंगे। एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IPM की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है 15 से 20% तक। प्रिवेंट थर्ड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज, जैसे कि ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हजार्ड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, केमिकल्स होते हैं, इससे क्या होता है ह्यूमन की जो हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ इन्वायरमेंट पे भी इसके इम्पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ रेसिस्टेंट इन पेस्ट टू पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, एक ऐसा टाइम आएगा जब पेस्ट उसके रेसिस्टेंट हो जाएगा। जैसे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी थी, उसी तरह से कुछ इन्वायरमेंटल इसके बेनिफिट्स भी है। रिड्यूस्ड पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज इन द इन्वायरमेंट, वहाँ पे क्या होगा, इकोसिस्टम सर्विसेज बढ़ जाएंगी, जिससे पॉलिनेशन बढ़ जाएगा, सोइल हमारी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, स्पेशीज में डाइवर्सिटी होगी। कंजर्व एनर्जी एंड रिड्यूसेस एमिशन एज बायोपेस्टिसाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स, नीम, टोबैको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, नेमेटोड्स एटसेट्रा। अब इसके कुछ कंसर्न भी है, जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ इनिशियल यील्ड डिक्लाइन डिस्करेज कर सकता है फार्मर्स को फ्रॉम अडोप्टिंग IPM। हाई इनिशियल कॉस्ट है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन न्यू इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, IPM का जो प्रिंसिपल है या फिर इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, इसका फार्मर को नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज जो है उसमें एक रेसिस्टेंस देखा गया है। मॉनिटरिंग एंड डेटा की कमी है, इफेक्टिव IPM रिलाइज ऑन रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एंड डेटा कलेक्शन, तो हमारे डेटा की ही कमी है। तो डेटा अगर हमें लेना है तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एंड इट कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव। पेस्ट रिसर्जेंस, इन केसेस जहाँ पे IPM प्रैक्टिसेस जो है उनको करेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, या फिर पेस्ट एक रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है, तो यहाँ पे पेस्ट रिसर्जेंस भी देखा गया है। वेदर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट कर सकता है ये इफेक्टिवनेस को ऑफ सर्टेन IPM प्रैक्टिसेस। क्या आपका वेदर एंड आपके कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं सरकार की तरफ से IPM सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। देखिए, IPM पॉलिसी अवेलेबल है, इंडिया ने अडॉप्ट किया है IPM को एज कार्डिनल प्रिंसिपल एंड मेन प्लैंक ऑफ प्लांट प्रोटेक्शंस इन द ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शंस प्रोग्राम्स 1985 से। ICAR NCIPM प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए IPM टेक्नोलॉजीज को मेजर क्रॉप्स के लिए। स्कीम स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट प्रमोट्स करता है IPM अप्रोचेस को इस स्कीम के अंदर थ्रू वेरियस सेंट्रल IPM सेंटर्स अक्रॉस कंट्री। इनके जो मैंडेट्स होते हैं इंक्लूड्स करते हैं पेस्ट डिजीजेस मॉनिटरिंग, प्रोडक्शंस एंड रिलीज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, कंजर्वेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन IPM एटसेट्रा। की वे फॉरवर्ड देख सकते हैं कि भाई क्या क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है। कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट हो सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्चर्स, तो जो एजुकेशन दे सके, ट्रेनिंग दे सके, सपोर्ट दे सके किसानों को। Developing innovative IPM strategies tailored to specific regions and crop system. Invest in developing technological interventions for wider adoptions of IPM. Technological applications for IPM क्या हो सकते हैं? CRISPR based genetic control strategies, जिसमें जो इंक्लूड करता है जीन ड्राइव, सेक्स रेशियो डिस्टोर्शन एटसेट्रा। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी सिस्टम मॉडिफाई करेगा पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन रेट्स को, रियल टाइम डेटा जो अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे। सेंसर बेस्ड ट्रैप्स यूज करेंगे, फेरोमोन्स या फिर अदर अट्रैक्टेंट्स, ताकि इंसेक्ट की स्पेशीज को ड्रॉ किया जा सके, स्पेसिफिक सेक्स को, एंड एन इंफ्रारेड सेंसर टू डिटेक्ट इंसेक्ट्स। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर सकता है प्रिसाइज स्पेशल मैप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड
इंटेंसिटी ऑफ पेस्ट इन्फेस्टेशंस, ड्रोन्स यूजिंग स्पेशलाइज्ड सेंसर जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल एंड थर्मल कैमरास डिटेक्ट कर सकते हैं इन्फेस्टेशंस को। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नीति आयोग एंड KPMG ने पब्लिश की एक रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको 2015 में अनाउंस किया था यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2016 के दौरान एक्सटेंड करने के लिए अफोर्डेबल क्रेडिट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ऑब्जेक्टिव क्या था कि फंड करना है अनफंडेड को बाय ब्रिंगिंग MSME टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड एक्सटेंडेड अफोर्डेबल क्रेडिट टू देम। इस के अगर हम कुछ की फीचर्स की बात करें स्कीम की, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। लोन्स थ्रू मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्टेट ऑपरेटेड कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है रीफाइनेंसिंग करने के लिए MLI को। मुद्रा डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स या फिर इंडिविजुअल्स। लोन्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोन टर्म एंड वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स जो है फाइनेंसिंग के उसको मीट कर सके। एलिजिबल बोरोवर्स की अगर हम बात करें, नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट कंसिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स, प्रोप्रियरिटी कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड एनी अदर लीगल फॉर्म। क्रेडिट गारंटी की वहीं पे अगर बात करें तो एलिजिबल माइक्रो यूनिट्स थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को 2015 में एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि लोन को सैंक्शन किया जा सके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। अगर हम और देखें बेनिफिट्स तो नो नीड टू पे प्रोसेसिंग चार्जेस और ऑफर कोलेट्रल्स, इम्प्रूव करता है एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस। मुद्रा कार्ड की अगर हम बात करें, डेबिट कार्ड इशूड अगेंस्ट द मुद्रा लोन अकाउंट फॉर वर्किंग कैपिटल पोर्शन ऑफ द लोन। टाइप्स ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड अंडर PM मुद्रा योजना। कौन कौन से लोन दिए जाते हैं? शिशु लोन जो कि 50,000 रुपये तक यहाँ पे दिया जाता है। किशोर लोन जो कि 5,000 रुपये से 5 लाख तक दिया जाता है। उसके बाद आता है तरुण लोन जो कि 5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक दिया जाता है। तो इसके कुछ की अचीवमेंट्स है, उसको ज़रा एक नज़र अगर हम डालें देखें। क्रेडिट सपोर्टेड टू MSME सिंस 2015। स्कीम जो है 35 करोड़ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स अकाउंट्स तक गई है, उनको क्रेडिट सपोर्ट दिया गया है जो कि 18.39 लाख करोड़ रुपीस है। एवरेज लोन साइज has gradually increased for almost all the banks over the years. फाइनेंशियल इंक्लूजन्स की बात करें तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स का मेजर शेयर है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन्स में। 71.4% जो है टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स वो विमेन के ही हैं। सैंक्शंस अमाउंट फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज हुआ है 61,650 करोड़ टू 72,685 करोड़ रुपीस। एनकरेज करता है स्मॉल बिजनेसेस को। मेजोरिटी लोन अकाउंट्स 80% जो कि शिशु कैटेगरी में है, फॉलोड बाय किशोर एट 18.70%। पीपल बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC हैव मोर नंबर ऑफ शिशु अकाउंट्स। Performance of aspirational districts increase in the number of loan accounts and amount sanctions to these districts under PMMY with a YOY change of 12% and 14% respectively. Issues and challenges भी है, क्या क्या issues है, क्या क्या challenges भी है अगर हम देखें भाई एक दफ़ा तो regional variations है। Cumulative number of accounts and the amount sanctions for the northeast region is not only the lowest 4% है but it also decreasing year after year। फाइनेंशियल ईयर 2018 के बाद जो ईस्टर्न रीजन है इंडिया का वहाँ पे जो है देखने को मिला है डिक्रीज। राइजिंग NPA accounts and amount have been increasing year after year। Compound annual growth rate
जो कि 22.51% है, 36.61% है रेस्पेक्टिवली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17 टू 22। पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास हाईएस्ट एनपीए है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 22.6%, एंड एनबीएफसी के पास लोवेस्ट है जो कि 1.3% है। किशोर अकाउंट्स के पास हाईएस्ट एनपीए है, जबकि शिशु अकाउंट्स के पास लोवेस्ट एनपीए अमाउंट है। इस जो स्कीम डिज़ाइन है, स्कीम डिज़ाइन में कुछ इश्यूज है, जैसे सीलिंग 15% ऑन पे out under CGFMU maximum amount the CGFMU is willing to cover for a defaulted loan restricts the benefits of the bank। कॉम्प्लेक्स की अगर हम वहीं पे बात करें, XML format errors not easily rectifiable, high uploaded time to upload and lengthy claim settlement process under CGFMU। दूसरे इश्यूज की बात करें तो हाई गारंटी फी, हाई रिफाइनेंसिंग रेट्स, सिक्योरिटी रिस्क है ड्यू टू लैक ऑफ कोलेट्रल एटसेट्रा। इश्यूज क्या है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में, सेंट्रलाइज डेटाबेस की कमी है फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, पुअर क्रेडिट पेनिट्रेशंस टू वीकर सेक्शंस एंड डेफिशिएंट एरियाज, लैक ऑफ डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर क्विक एड्रेसल ऑफ क्वेरीज ऑन इश्यूज pertaining to guarantee covers or other operation technical guidelines। अदर इश्यूज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखते हैं, देखिए इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज भी है, लिमिटेड नंबर है, बहुत ही कम नंबर है एम्प्लॉयज़ का, स्टाफ का, बोरोवर के पास बेसिक नॉलेज नहीं है डॉक्यूमेंटेशंस की, प्रोसेस की एंड क्रेडिट डिसिप्लिन की, पुअर कनेक्टिविटी है रिमोट एरियाज में, उसके बाद फिर पुअर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है, लैक ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर टारगेट सेटिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, नीड ऑफ एडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म्स टू सुपरवाइज फैक्टर्स लिमिटिंग एक्सेस ऑफ मुद्रा लोन्स, लॉन्ग लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम है, हाई प्रोसेसिंग फी है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, देन क्रेडिट हिस्ट्री की कमी है एंड डिफ़िकल्टी है इन प्रोवाइडिंग गारंटी और इन एडिक्वेसी ऑफ कोलेट्रल। तो यूजिंग ट्रेडिशनल एडवर्टीजिंग, मास प्रमोशन यूजिंग टेलीविजन्स हो सकता है, प्रमोट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रेडियो डिस्प्लेइंग पोस्टर्स, पोस्टर को डिस्प्ले करके, बैनर्स को डिस्प्ले करके रीजनल लैंग्वेजेस में, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करके जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक के एड्स देके, गूगल एड्स देके एटसेट्रा, इन्फॉर्म करके, परसुएट्स करके, रीइंफोर्स करके कि क्या क्या बेनिफिट्स है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। डिजिटाइजेशन ऑफ द लेंडिंग प्रोसेस, ताकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, हेजल फ्री हो, डिजिटल पोर्टल इनेबलिंग रियल टाइम अपलोड ऑफ बेनिफिशियरी डेटा, ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके स्कीम की, बेटर डेटा मैनेजमेंट के साथ, फीडबैक क्वेरी रिड्रेसल पोर्टल एंड चैटबॉट्स हो जिससे कि क्वेरी को उनकी रिड्रेस कर सके, एंड रिकॉग्निशन मैकेनिज्म्स टू इंसेंटिवाइज वेल परफॉर्मिंग MLI टू परफॉर्म better, success stories, best practices and case studies, integration of Mudra scheme with the loans in 59 minutes scheme by Central Bank of India, IDBI, ICCI, Yes Bank, wherein people can apply for credit on their portal। Mudra Pay by UCO Bank every month promote करेगा, improve करेगा availability को, accessibility को, major campaigns and personal interactions के through। Group based lending system by Bandhan and IndusLand Bank, wherein individuals are grouped and informed about the scheme, has helped them reduce NPA to a significant level। Creative economy की बात करें तो Indian Chamber of Commerce launched the All India Initiative on Creative Economy with an aim to tap into the vast potential of India's creative industries। क्रिएटिव इकोनॉमी या फिर ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिएटिव एसेट्स पे बेस्ड है, पोटेंशियली इकोनॉमिक ग्रोथ को जनरेट करती है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट को भी जनरेट करती है। एसेंशियली नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है अपॉन विच क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जो है वो बेस्ड होती है। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज साइकिल्स होता है क्रिएशंस का, प्रोडक्शंस का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट यूज क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल एज प्राइमरी इनपुट्स।
क्रिएटिव इकोनॉमी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेस्ड होती है नॉलेज पे, जो आइदर फॉर्मली उसको एक्वायर किया जाता है एजुकेशन ट्रेनिंग के थ्रू, या फिर वो इनहेरिटेड होती है इनफॉर्मल स्किल ट्रांसफर दैट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड ओवर जनरेशंस। ओरिजिनल आइडिया एंड इमेजिनेशन इन्वॉल्व करता है जनरेशन एक्सप्लॉयटेशन किसका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। नॉन रेपिटेटिव एंड अडेप्टिव टू टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड मैकेनाइजेशन फीचर जो है स्पेशली इंपॉर्टेंट है इंडिया में, जहाँ पे 69% जो जॉब है थ्रेटन्ड होंगी ड्यू टू ऑटोमेशंस बाय 2040। इकोनॉमिक एंड कल्चर वैल्यू चेन की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल्स का ओरिजिनल आइडिया इज डेवलप्ड इनटू अ कल्चरल प्रोडक्ट्स थ्रू प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। वहीं अगर हम ऊपर देखें इस ग्राफ में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, कल्चरल साइट्स, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, एग्जीबिशंस। उसके बाद आता है विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, फोटोग्राफी एंड एंटीक्स। पब्लिशिंग एंड प्रिंटेड मीडिया में आता है बुक्स, प्रेस एंड अदर पब्लिकेशन। डिज़ाइन जैसे कि इंटीरियर, ग्राफिक, फैशन, ज्वेलरी, टॉयज एटसेट्रा। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आता है लाइव म्यूजिक, थिएटर, डांस, ओपेरा, सर्कस, पपेट्री एटसेट्रा। आर्ट्स, ऑडियो विजुअल्स, फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, यूट्यूब एटसेट्रा, ये आता है मीडिया में। उसके बाद फंक्शनल क्रिएशंस, न्यू मीडिया, सॉफ्टवेयर, वीडियो गेम्स, डिजिटलाइज्ड क्रिएटिव कंटेंट। क्रिएटिव अवेयरनेस, आर्किटेक्चरल, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल। सिग्निफिकेंस देखते हैं क्रिएटिव इकोनॉमी का, तो लिंकेज जो है वो क्रिएट करता है एंड स्पिल ओवर इफेक्ट्स। इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड्स में इंक्रीज हो सकती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड्स बढ़ सकती हैं दूसरे सेक्टर से भी, जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। यूएन एस्टिमेट्स के हिसाब से क्रिएटिव इकोनॉमी इंडस्ट्री जनरेट करती है एनुअल रेवेन्यू जो कि $2 ट्रिलियन के बराबर है एंड अकाउंट करती है फॉर नियरली 50 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड। सोशल एस्पेक्ट्स देखें, 23% जो पीपल है एम्प्लॉयड है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में, वो जो है बिटवीन 15 एंड 29 है, मोर देन इन एनी अदर सेक्टर। जबकि विमेन होल्ड करती है 45% ऑफ क्रिएटिव ऑक्यूपेशंस वर्ल्ड वाइड। अगर हम स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन की बात करें, तो राइज ऑफ एजुटेनमेंट इन इंडिया, जहाँ पे एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ कंबाइन किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स को। डेटा बैंक की अगर हम बात करें, तो क्रिएटिव इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो $30 बिलियन इंडस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियरली 8% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन। 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है इन एक्सपोर्ट ऑफ क्रिएटिव गुड्स 2010 से 19 के बीच में। 20% कंट्रीब्यूशन हुआ है बाय क्रिएटिव ऑक्यूपेशन टू नेशन ओवरऑल GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड। डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर की अगर हम वहीं पे बात करें, तो कल्चरल एक्सचेंज प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ओपन्स अप avenues for diplomatic engagement. Indian cuisine has become an integral part of India's soft power, sustainable development. Creative industries, mostly environmentally friendly, since primary input for creative activities is creativity rather than natural resources, as in case of mining, agriculture, etc. Hurdles भी है, हिंडर करते हैं जो कि ग्रोथ क्रिएटिव इकोनॉमी की, तो देखते हैं जैसे कि डिजिटलाइजेशन चैलेंजेस है, डिजिटल डिवाइड है, साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न है, लिटरेसी एज डिजिटल इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में। एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक्सेस, डिजिटल आर्ट गैलरीज एटसेट्रा। रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर जो है 41% है ऑफ ओवरऑल इंटरनेट सब्सक्राइबर, वाइल हैविंग हायर पॉपुलेशंस। रूरल अर्बन डिवाइड एक बहुत बड़ा कंसर्न है। साइजेबल 67.07% ऑफ ऑल क्रिएटिव वर्कर्स इन इंडिया वो अर्बन एरियाज में ही रहते हैं। इंडियाज IPR regime in India, it takes about 58 months on an average to dispose of a patent application as compared to about 20 months in China and 23 months in US. Inherent issues भी है सेक्टर के, जैसे कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का फ्रेगमेंटेशंस होना, मार्केट एक्सेस जो है इनइफेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द सिलेक्शन प्रोसेस, इनएडिक्वेट रिकॉग्निशंस है, अवेयरनेस की कमी है लोकल कल्चर्स के और जो इंडिया का आर्ट्स है उसके बारे में। उसके बाद आता है
ट्रेडिशनल करियर प्रेफरेंसेस, सोसाइटल प्रेशर इन इंडिया परस्यू करने के लिए कन्वेंशनल करियर पाथ जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन एटसेट्रा। क्रिएटिव प्रोफेशंस आर सीन एज रिस्की एंड अनस्टेबल इन इंडियन सोसाइटी। इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा सकता है ताकि क्रिएटिव इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। नेशनल पॉलिसी ऑन आईपीआर 2016 जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को टैकल करेगी। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जो कि कोऑपरेशंस जो है उसको फोस्टर करेगा बहुत सारे कल्चरल डोमेन्स में जैसे डिज़ाइन, फिल्म, क्राफ्ट्स, मीडिया, आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक एटसेट्रा। जोनल कल्चरल सेंटर्स प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा वेरियस फॉर्म्स को फोक आर्ट की एंड कल्चर की। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड रिकॉग्नाइज करेगा वर्क ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया। UN declaring the International Year of Creative Economy for Sustainable Development in 2021। अब बात करते हैं कि कैसे जो है आगे इस सेक्टर्स के प्रमोशंस के लिए क्या क्या किया जा सकता है। इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन कल्चर ग्लोबली, हम गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है इंडिया के कल्चर को, क्रिएटिव गुड्स को, सर्विसेज को, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके, ट्रेड फेयर्स करके, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस, credit guarantees scheme, crowdfunding for financing entrepreneurs and MSME in creative sector, adopt global best practices जैसे कि crowdfunding for culture, portal of European Commissions, reforming intellectual property rights framework, addressing issues of copyrights, intellectual property and protections and safeguards the interest of creators and innovators, establishing creative districts hub on the lines of creative district model in Thailand, integrated policy making institutions, forming a specialized institutions for creative industries on the lines of UK Creative Industries Council, human capital development, instilling digital skills जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, यंग वर्कर्स में लॉन्चिंग पायलट प्रोजेक्ट्स प्रमोट कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप्स को प्रमोट करने के लिए जैसे कि क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप्स एज एन ऑल्टरनेट करियर चॉइस बाय प्रोवाइडिंग एंड टू एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसीज should consider the digital divides and aim to close the digital knowledge and physical and digital infrastructures gap। उसके बाद आते हैं मॉडल स्किल लोन स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है लॉन्च किया है, रिवाइज किया है मॉडल स्किल लोन स्कीम को। बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट, इसको 2015 में लॉन्च किया जाता है ताकि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो दिया जा सके इंडिविजुअल्स को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अलाइन टू नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन पैक्स and leading to certification diploma degree by training institute as per the national skill qualification framework। ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे इसकी? इजी एक्सेस जो है वो मिलेगा एडवांस लेवल स्किल कोर्सेज पे, जो कि पोटेंशियली एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बैरियर्स जो है उसको पोज करेगा बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, ताकि फ्यूचरिस्टिक एंड इन डिमांड इंडस्ट्री स्किल जो है वो गेन कर सके। लोन अमाउंट कितना होगा? मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट इंक्रीज किया गया है 1.5 लाख रुपीज से 7.5 लाख रुपीज से। लैंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं? पहले इंडिया बैंक्स एसोसिएशन मेंबर बैंक्स जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन, ये ही लोन को प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन जो अपडेटेड स्कीम है उसने अलाउ किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि आप भी लेंडर्स की तरह एक्ट करो। क्रेडिट गारंटी की अगर हम बात करें तो वहीं एक्सटेंड लोन्स विल बी बैक्ड बाय गारंटी अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑफ अप टू 75% ऑफ द लोन डिस्पर्स्ड। उसके बाद हम अगर बात करें नीड क्यों है स्किल डेवलपमेंट के लिए, देखिए इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होगी। PLFS के हिसाब से यूथ जिसकी एज 15 से 29 साल के बीच में है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हुई है 17.8% थी 2017 में 18 में, बट स्टिल 10% रही है 22 से 23 में। चेंजेस इन नेचर ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, नेक्स्ट 5 ईयर 23% ऑफ द जॉब आर एक्सपेक्टेड टू चेंज ग्लोबली। टू स्टे रेलिवेंट वर्कर्स को
अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर वहीं पे बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से फास्टेस्ट जो ग्रोइंग जॉब्स रहेगी नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो रहेगी एआई, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट की एंड सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट की। डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर हम बात करें, ट्रांसफर करने के लिए इनटू प्रोडक्टिविटी डिविडेंड बाय इनेबलिंग जॉब एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज दैट आर इन सिंक विद द एस्पिरेशंस एंड एबिलिटीज ऑफ इंडियाज यूथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं इंडिया एट वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशंस, स्किल्स पार्टिसिपेटेड एंड इंडियाज रैंक यहाँ पे ये बताता है। तो ये इंडिया की रैंक डिनोट कर रहा है और ये बता रहा है स्किल जिसने पार्टिसिपेट किया है। ओके, नाउ कुछ चैलेंजेस भी है स्किल डेवलपमेंट में, जैसे कि पब्लिक परसेप्शन। Skill is viewed as the last option meant for those who have not been able to progress or have opted out of the formal academic system. Create करता है negative perception that vocational training inferior है to academic education. Lack of adequate apprenticeship ecosystem, such as lack of coordination between education institutions and industry, inadequate infrastructure and gaps in the regulatory framework. Employment skill mismatch, according to Economic Survey 23-24, only around 4.4% of the youth in the age cohort of 15-29s have received formal vocational technical training, while another जो कि 16.6% है received training through informal sources. Mismatch between demand and supply at the sectoral and spatial level, lack of mentorship and adequate access to finance for startup etc. गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखिए, स्किल इंडिया मिशन है, डिलीवर करता है स्किल को, रीस्किल करता है, स्किल करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, कॉलेज, स्टूडेंट एटसेट्रा अंडर वेरियस स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान। JSS क्या करेगा? स्किल करेगा नो न्यू लिटरेट्स को एंड पर्सन को विद अ रूडिमेंटरी लेवल ऑफ एजुकेशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इम्पार्ट करेगा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर learning to youth across the country including rural areas. Skill India digital hub platform, convergence platform facilitating access to skilling, credit and employment through AI, machine learning technology. Skill India International Centers, budget financial year 24 announced the setting of 30 Skill India International Centers. Skill India digital platform की बात करें तो एम क्या है? At achieving skills, education, employment, entrepreneurship's ecosystem marks another step towards the ease of acquiring skill. National Skill Development Council 2008 में एस्टेब्लिश हुई थी, नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, functioning as a public-private partnership under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurships incorporated under Sections 8 of the Companies Act 2013. Skill Impact Bond launch हुआ था by NSDC 2021 में. This initiative uses a development impact bond model to attract private sector funding for skill development and job placement, focusing on result-based financing. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च हुई थी 2015 में. मिशन हैज़ बीन डेवलप्ड टू क्रिएट कन्वर्जेंस अक्रॉस सेक्टर्स एंड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज अदर्स. NEP 2020 स्पेशल फोकस है ऑन वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट. नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम वे फॉरवर्ड. सीमलेस लर्निंग कॉन्टिनम लिंक बेसिक एजुकेशन टेक्निकल ट्रेनिंग job entry, lifelong workplace learning in a cohesive educational pathway. Holistic policy integration for skill development merge करता है skill development को labor, social, industrial, trade, technology and regional policy के साथ. Industry education alignment foster करेगा ongoing dialogues को between employers and training institution, ताकि जो है करिकुला
मीट वर्क फोर्स नीड्स को जो है मीट कर सके एंड एम्प्लॉयज एस्पिरेशंस को। अडॉप्टेड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि जर्मनीज डुअल टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम इन्वॉल्व करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स इंक्लूडिंग फंडिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड और वेज पेमेंट। इंक्लूसिव स्किल्स एक्सेस expand quality training reach to all demographics especially rural and marginalized groups। प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, इनकम को, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स को। शारदा प्रसाद कमेटी रिकमेंडेशंस दैट कैन बी कंसिडर्ड कि रीइम्बर्सेबल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस का क्रिएशन हो अकॉर्डिंग टू देयर रिकमेंडेशन। जितने भी बिजनेसेस हैं विद 10 और मोर एम्प्लॉयज would be required to contribute 2% of their total wage expenses to this fund। Dedicated vocational education and training system set up VETC on the pattern of engineering and medical colleges। VETC vocational education and training system should run vocational courses in the engineering and services sector along with 2 academic subjects as mandated for ITI pass outs to get equivalence with 12th। Ensure upward mobility of students to diploma, advanced diploma degree etc। सो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच।